नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। जैसा कि हम लोग महामैराथन क्लास देख रहे थे बीपीएससी, टीएसटी, पीएचटी के लिए, भूगोल से संबंधित और नेट के लिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। जिसमें आज का पहला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गिलबर्ट, जे.डब्ल्यू. पावेल, डब्ल्यू.एम. डेविस, सी.ई. डटन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिलबर्ट। गिलबर्ट को उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता कहा जाता है। ठीक, और अगर बात करें गिलबर्ट के बारे में, तो गिलबर्ट ने ही पेडिमेंट शब्द का प्रयोग किया था। पेडिमेंट शब्द का प्रयोग गिलबर्ट ही किए थे। और गिलबर्ट का एक सिद्धांत था जिसका नाम था गतिक संतुलन सिद्धांत। गतिक संतुलन सिद्धांत, ये भी गिलबर्ट तक है। ठीक, ये भी गिलबर्ट का था। और अगर बात करें तो पावेल की आधार तल संकल्पना थी। आधार तल संकल्पना पावेल का। डेविस का त्रिकूट बहुत फेमस था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है, निम्नलिखित में कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया? निम्नलिखित में से कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया? ऑप्शन है थेल्स ऑफ मिलिट्स, स्ट्रैबो, हिकेटियस, क्लॉडियस टॉलमी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लॉडियस टॉलमी, डी। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, और अगर बात करें टॉलमी के बारे में, तो टॉलमी की और भी पुस्तकें हैं। कौन कौन सी पुस्तक है देखिए, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। इनकी एक पुस्तक है टॉलमी की, जियोग्राफिया। और ग्रही परिकल्पना। और अगर बात करें तो एनेलिमा। ये सब टॉलमी की पुस्तक हैं और बहुत फेमस पुस्तक हैं टॉलमी की ये सब। ठीक, टॉलमी जो है अल्मागेस्ट का भी वर्णन टॉलमी ने किए थे। ठीक, स्ट्रैबो की अगर बात करें तो स्ट्रैबो जो हैं ये विश्व का जो वर्णन किए थे वो 17 खंडों में किए थे। ठीक, इनका जो भौगोलिक विश्वकोश संकलित था वो 17 खंडों में था। ठीक, और इसका नाम भी ये जियोग्राफिया रखे थे, जियोग्राफिया। हिकेटियस की अगर बात करें तो हिकेटियस की सबसे फेमस बुक थी पीरियड्स।
पीरियोड्स, ठीक, पीरियोड्स बहुत फेमस उनकी थी। ये 2 खंडों में विभाजित थी, 2 खंड में विभाजित थी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन। थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन का लेखक कौन है, ठीक। एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? ऑप्शन है W.M. डेविस, जेम्स हटन, S.W. बुलरिज, H.R. मिल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन जेम्स हटन की है। किसकी है? जेम्स हटन की है, ठीक। और जेम्स हटन जो थे ये इसको 1785 में लिखे थे। और हटन की बात करें तो हटन और भी दिए थे। देखिए उनका एक कोटेशन बहुत फेमस था, न तो आदि का लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य, ठीक। ये भी जेम्स हटन का था। और एक रूपतावाद, ठीक, ये सब किसका था? तो ये सब जेम्स हटन का था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है किसने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है? किसने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है? ऑप्शन है पेंक, डेविस, हटन, रेडजेल। तो इसको हटन कहे थे कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ऑप्शन सी सही है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक भूगोल की शाखा है? निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक भूगोल की शाखा है? ऑप्शन है व्यवहारिक भूगोल, मृदा भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है ये भौतिक भूगोल की शाखा है मृदा भूगोल, ठीक। और भी अगर बात करें तो मृदा भूगोल हो गई और भूगणितीय भूगोल, जलवायु विज्ञान, जैव भूगोल, स्थलाकृति भूगोल, समुद्र विज्ञान, और भी हैं पारिस्थितिकी भूगोल, नृवंश भूगोल। ये सब जो है भौतिक भूगोल की शाखा है, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें अगर तो अगला प्रश्न है भूगोल विषय में सर्वप्रथम ईश्वरत्व, भू ईश्वरत्व शब्द को किसने समावेश किया? ऑप्शन है कार्ल सावर, जॉन म्यूर, जॉन किटलैंड-राइट, पीटर हैगेट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भू ईश्वरत्व शब्द जो समावेश किए थे ये
जॉन किटलैंड राइट किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, जॉन किटलैंड राइट। यही जो है 1938 में कोरोप्लेथ शब्द दिए थे। कौन? जॉन किट राइट, यही दिए थे। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है? किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है? ऑप्शन है डी ग्रीक, एल साइमंस, E.W. जिमरमैन, एच बर्न हार्ड। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल साइमंस बोले थे कि यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है। ठीक, एल साइमंस बोले थे और ये 1968 में बताए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी एंड इवोल्यूशनरी टू आवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? कल्चरल जियोग्राफी एंड इवोल्यूशनरी टू आवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ई जे टैप, जे ई स्पेंसर, आर टर्नर, पी एल विगनर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे ई स्पेंसर की ये पुस्तक है कल्चरल जियोग्राफी एंड इवोल्यूशनरी टू आवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसी में बात कर लें टाइप की पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक है द सेटियल वीव इन कंटेक्स्ट ये पुस्तक है टाइप की। चलिए अगला बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भूगोल है एक, तो भूगोल क्या है? ऑप्शन है कालक्रम विज्ञान, जीव वितरण विज्ञान, भौतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भूगोल क्या है? तो सही ऑप्शन है जीव वितरण विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भूगोल जीव वितरण विज्ञान है। ठीक, अगर भूगोल की बात करें तो इसमें दो शब्द हैं, एक है भू और एक है गोल। ठीक, भू मीन्स पृथ्वी, गोल मीन्स वर्णन या वितरण करना। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा से जल्दी देख लेते हैं, नहीं प्रश्नों के समय ज़्यादा जाएगा क्योंकि इस समय फास्ट रिवीजन की ज़रूरत है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया? फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया? ऑप्शन है होमर, एलेक्जेंडर, हिपार्कस, टॉलमी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सर्वप्रथम मापक पर विश्व मानचित्र की रचना एनेक्जिमेंडर ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, कौन किए थे? एनेक्जिमेंडर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूले तथा प्रसूम स्थान स्थित थे। टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूले तथा प्रसूम स्थान स्थित थे। ऑप्शन है विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान, विश्व के सुदूरतम पूर्व पश्चिम स्थान, विश्व के मध्य में, भूमध्य रेखा पर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण में। ठीक, ठीक। और भी अगर देखें, अभी तो टॉलमी के बारे में बात किए थे, इनकी सारी बुकों के बारे में। ठीक, और अगला देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन है रीटर, डडले स्टम्प, हार्टशोर्न, लॉस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये पुस्तक है हार्टशोर्न की। किसकी पुस्तक है? हार्टशोर्न की। ठीक, और हार्टशोर्न की जो है एक पुस्तक और थी जिसका नाम था द नेचर ऑफ जियोग्राफी, द नेचर ऑफ जियोग्राफी, और ये पुस्तक वो 1939 की है। ठीक, और ये वाली जो है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये 1959 की पुस्तक है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है। ठीक, फिर सुन लीजिए प्रश्न, भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है। ऑप्शन है क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, मात्रात्मक भूगोल बनाम विवरणात्मक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल बनाम समसामयिक भूगोल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया है। पहला ऑप्शन है, इसमें पहली लाइन है, यूनानी, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान के स्रोतों को अनुवाद तथा ग्रहण करके, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रख करके जिनका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ, गणित में मौलिक योगदान, यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है 1, 2, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3, 4, 1, 2 और 4। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। ठीक, 1, 2, 3, ये इसका सही ऑप्शन है। यूनानी, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान के स्रोतों को अनुवाद तथा ग्रहण करके, ठीक, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रख करके जिनका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ, गणित में मौलिक योगदान देकर, ये सही है जो है। और यूरोप एवं एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार करके, ये ऑप्शन गलत है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र की कला से संबद्ध है? किसने कहा भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबद्ध है? ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, हिपार्कस, हेकाइटियस, टॉलमी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण कला की से संबंध है, वो टॉलमी ने कहा था। ठीक, ये टॉलमी कहा थे। इस कोटेशन को टॉलमी बोले थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना प्रस्तुत किया था। तो कौन किया था सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना? ऑप्शन है गॉटमैन, हाइगरस्टैंड, गाइडीज, विटलसी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना विटलसी दिए थे। कौन दिए थे? विटलसी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एक कब दिए थे? 1936 में दिए थे। और ये कृषि प्रदेशों को विश्व में 13 भागों में बांटे थे। कितने? 13 भागों में बांटे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, कौन किया था? ऑप्शन है इट्स, बोग, जोबलर, हाइगेट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो बोग किए थे। ठीक, कौन किए थे? बोग। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला है, गुन्नार मिर्डाल की पुस्तक एशियन ड्रामा। सबसे पहले तो यही एशियन ड्रामा किसकी है? तो गुन्नार मिर्डाल की है। गुन्नार मिर्डाल की पुस्तक एशियन ड्रामा एक अध्ययन है। ऑप्शन है एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का, एशिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का, एशिया में नाटक की स्थिति का, एशिया में आर्थिक सहयोग का। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एशिया में राष्ट्रों के गरीबी का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। यह कथन संबंधित है। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, यह कथन संबंधित है किससे है? ऑप्शन है प्रेस्टन ई जेम्स से, रिचर्ड हार्टसॉन से, ई हंटिंगटन से, कार्ल रिटर से। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेस्टन ई जेम्स से। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, ये प्रेस्टन ई जेम्स से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न अगर देखें, अगला है, वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? ऑप्शन है टर्शियरी युग, इयोसीन काल, प्लेस्टोसीन काल, मायोसीन काल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्शियरी युग में। ठीक, टर्शियरी युग में वर्तमान मानव का आगमन हुआ था। ठीक, और ये 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है? ऑप्शन फिर सुन लीजिए प्रश्न, निम्नांकित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है? ऑप्शन है इयोसीन, प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेस्टोसीन।
ठीक। प्लेस्टोसीन में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है। इसी प्लेस्टोसीन में ही जो है हिमयुग आए थे। प्लेस्टोसीन काल में ही हिमयुग आए थे। यूरोप में 4 कौन कौन? गुंज, मिंडेल, रीस और वुर्म। ठीक, ये 4 आए थे यूरोप में। अमेरिका में भी 4 आए थे। अमेरिका में भी 4 आए थे। ठीक, कौन कौन? नेब्रास्कन, कैंसन, इलिनॉयन, विस्कॉन्सिन, ये 4 आए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? निम्नलिखित में से कौन सी शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? आप ऑप्शन है अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भू आकृति विज्ञान, कृषि विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अभी मैं इसके बारे में सभी की चर्चा किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भू आकृति विज्ञान। ठीक, भू आकृति विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही कूट का चयन करें। एक तरफ संकल्पना दिया है, एक तरफ प्रतिपादक दिया है। पहला है एकरूपतावाद, ऑप्शन पावेल, आधार तल हटन, प्रवर्णित सरिता क्रीक में, पैन प्लेन गिलबर्ट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले इसको मिलान कर लेते हैं। देखिए एकरूपतावाद ये हटन का है, आधार तल पावेल का है, तो ए का 2, बी का 1। ठीक, प्रवर्णित सरिता ये क्रिकमे का है, प्रवर्णित सरिता ये गिलबर्ट का है, और ये पैन प्लेन जो है ये क्रिकमे का है। ठीक, तो 4 3 2 1 4 3 किस मिल रहा है? तो ये मिल रहा है ए में। ठीक, और ये इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन है समस्थिति, पटल विरूपण, पट्टिका व विवर्तनिक, एकरूपतावाद। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 24 प्रश्न का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये एकरूपतावाद से संबंधित है। ठीक, और एक किसका है? तो ये हट्टन का, जेम्स हट्टन का। ठीक, और इसका वर्णन वो 1785 में किए थे। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न है, एंटीपोड पत्रिका समाज के निम्नलिखित लोगों में से किसकी समस्याओं को उजागर करती है? एंटीपोड पत्रिका समाज के निम्नलिखित लोगों में से किसकी समस्याओं को उजागर करती है? ऑप्शन है शहरी धनी लोगों की, राजनेताओं की, पूंजीपतियों की, गरीब एवं वंचित लोगों की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीब एवं वंचित लोगों की। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है
भूगोल एक क्षेत्र वितरणी विज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है? भूगोल एक क्षेत्र वितरणी विज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है आर हार्टसोन, ए हेटनर, रिस्थोफेन, वेगनर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये हेटनर का है। भूगोल एक क्षेत्र वितरणी विज्ञान, ठीक। और हार्टसोन का क्या था? भूगोल एक क्षेत्र वर्णन विज्ञान, और इनका वितरणी विज्ञान। और अगर बात करें तो सबसे पहले लेंडर कोंडे शब्द यही दिए थे। सबसे पहले यही शब्द दिए थे, जो है बाद में जो है कि इसको सबसे ज़्यादा रीटर को दिया गया मान्यता। और अगर इनकी पुस्तकों की अगर बात करें हेटनर की, तो इनकी पुस्तक है यूरोप का प्रादेशिक भूगोल। यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, ठीक। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, कोलंबिया के इंडीज क्षेत्र की यात्रा, ये सब हेटनर की है। अगला अगर बात करें, अगला प्रश्न है भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह कथन दिया गया है। फिर सुन लीजिए, भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह कथन दिया गया है। ऑप्शन है पीटर हैगेट द्वारा, रिचर्ड हार्टसोन द्वारा, आर ए डिस्किंसन द्वारा, एडवर्ड एकरमैन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड हार्टसोन द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला है भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है डब्ल्यू बुगी, आर मॉरिल, डब्ल्यू एल गैरिसन, बी जे एल बेरी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बुंगी। ये बुंगी द्वारा दिया गया। बुंगी ही एक्सप्लोटेटिव मॉडल दिए थे। एक्सप्लोटेटिव मॉडल बुंगी दिए थे, ठीक। और थियोरेटिकल जियोग्राफी मतलब सैद्धांतिक भूगोल, सैद्धांतिक भूगोल ये भी बुंगी ने दिए, बुंगी की है। सैद्धांतिक भूगोल थियोरेटिकल जियोग्राफी से बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, होल्गर सुतकोवस्की, आमोस हावले। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है, ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहे थे।
ठीक। अगर हमबोल्ट के बारे में अगर बात करें, हमबोल्ट की रचना कॉस्मॉस बहुत फेमस है। जो अगले प्रश्न की बात करें, देखिए सब कुछ एकदम अच्छे से बताते चल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको देखते जाइए। प्रश्न और कहीं से नहीं बनाने वाला, यही सब से प्रश्न बनाएगा। हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोलिक स्लॉप थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? हाइड्रोलिक स्लॉप थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन है आरी हार्टोन, डार्विन, पेंक, मेलॉट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोलिक स्लॉप थ्योरी ये आरी हार्टोन की है। किसकी है? हार्टोन की है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? फिर सुन लीजिए, भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? ऑप्शन है संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मानवतावाद, परमाणुकरणवाद। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणुकरणवाद। ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की बात करें अगर, अगला प्रश्न है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची प्रथम और सूची द्वितीय है, एक में अध्ययन क्षेत्र है, एक में विद्वान, जिसमें पहला है लघु जलवायु विज्ञान पीटरसन, भू आकृति विज्ञान ग्रिफिथ टेलर, मौसम विज्ञान वार्ड, जल विज्ञान वार्सेस्टर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नीचे दिया गया है। देखिए सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। जलवायु विज्ञान, लघु जलवायु विज्ञान, ये वार्सेस्टर का है। ठीक, ये हो जाएगा चौथा। भू आकृति विज्ञान, ये वार्ड का है, फिर हो जाएगा तीसरा। मौसम विज्ञान, ये किसका है? मौसम विज्ञान तो ये है ग्रिफिथ टेलर का, दूसरा हो जाएगा। फिर जल विज्ञान, ये पीटरसन का हो जाएगा पहला। तो 4 3 2 1। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसे एक अगर सही आप लोग कर लिए तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी पकड़ लेंगे। देखिए इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे पकड़ना है, जैसे आपको लघु जलवायु विज्ञान मालूम है कि वार्सेस्टर का है, तो देखिए सिर्फ इसमें 4 1 दिया है। अगर मान लीजिए आपको मालूम है भू आकृति विज्ञान किसका है, ठीक, तो इसमें भी देखिए सिर्फ 3 1 दिया है। या तो आपको मालूम है कि मौसम विज्ञान किसका है, देखिए तब भी इसमें 1 दिया है। दूसरा ऑप्शन आपको मालूम हो जल विज्ञान किसका है, तब भी जो है पीटरसन, देखिए इसमें 1 दिया है, बस एक का ऑप्शन 1 ही दिया है। तो इस तरह से अगर 1 मिला लिए तब भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही कर ले जाएंगे। ठीक, कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको पकड़ा भी जाता है, ठीक, लल्लन टॉप ट्रिक के जो द्वारा,
तो जिस दिन ऐसा आएगा उस दिन उसको बताएंगे कैसे पकड़ा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है फ्रेडरिक ग्रेडजेल, ईसा बोमेन, विडाल डी लाब्लास, कार्ल सावर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक ग्रेडजेल। भू आकृति भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए ये रेडजेल प्रतिपादन किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भूगोलविदों में से किसने लोकविद भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया? कौन व्यक्ति क्या, कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है? ठीक, फिर सुन लीजिए। निम्नलिखित भूगोलविदों में से किसने लोकविद भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया? किस रूप में? कौन व्यक्ति क्या, कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है? ऑप्शन है आर जे चोरले, डेविड हार्वे, पी क्लावल, आर जे बेनेट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर जे बेनेट। ये आर जे बेनेट का है। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया? तो भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, स्ट्रैबो, हिपार्कस, पोसिडोनियस। तो इसका सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? तो किए थे इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए सही है, इरेटोस्थनीज किए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगर थोड़ा सा फास्ट करेंगे। कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित के लिए जाना जाता है? कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है अलमकदीसी, अलबरूनी, अलमसूदी, अलीदर्शी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है अल मसूदी। ठीक, इसका सही ऑप्शन है अल मसूदी। लेकिन एक बार प्रश्न दिया था तो उसमें अल मकदीसी को भी माना था सही, लेकिन इसने नहीं, ये जो है कि 14 भाग में ये अल मसूदी बांटे थे। अगले प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम अपनाया था? फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, इमैनुअल कांट, बर्नहार्ड वारेनियस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्ल रिटर। ठीक, कार्ल रिटर जो है ये उद्देश्यवादी उपागम अपनाए थे। चलिए अगर रिटर के बारे में और भी बात करें तो ये सबसे पहले ये तो जर्मन भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के थे? जर्मन भूगोलवेत्ता थे। और इन्हें आराम कुर्सी वाला विद्वान भी कहा जाता है। आराम कुर्सी वाला विद्वान भी इन्हें कहा जाता है। किसको? कार्ल रिटर को।
अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, रेड जेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि भूगोल के भौतिक और सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक द्विविभाजन है। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है। भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है। ठीक, रेड जेल का कार्य जो है इसी पे आधारित है। अगला प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न है, भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ। भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, 1920 दशक के पश्चात, 1930 दशक के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो है भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। अगला प्रश्न अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, 1950 ईस्वी के दशक में नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी। ऑप्शन है आनुभविक जांच पर बल, ठीक, आनुभविक जांच पर बल, सामाजिक मुद्दों के भौगोलिक पक्षों पर बल, स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल, मानव पारिस्थितिकी पर बल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल। यही ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, आधुनिक युग से पूर्व के विकास विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंध को स्पष्टतया स्थापित किया है। ऑप्शन है क्लूवेरियस, बोसिंग, बुआचे, वारेनियस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आधुनिक युग से पूर्व के जो विद्वान थे प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंध को स्थापित करने वाले, वो वारेनियस थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन? वारेनियस। ठीक, वारेनियस की एक पुस्तक थी सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न है, जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक कौन है? जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डी हार्वे, ई सोजा, स्टोडार्ट, आर जे जॉन्स्टन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर जे जॉन्स्टन का जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भूगोल में व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया? भूगोल में व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन है ए प्रेट, डब्ल्यू के किर्क, ए एच जेनसन, आर जे जॉनसन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है भूगोल में व्यवहारवादी सांचा ए प्रेट का जो है ये प्रस्तावित किए थे। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, द मेजर नेचुरल रीजन्स, द मेजर नेचुरल रीजन्स के लेख के लेखक कौन है? इस लेख के लेखक कौन है? ऑप्शन है
PM रॉक्सबी, AJ हर्बर्टसन, LD स्टाम्प, RJ हार्टसोन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AJ हर्बर्टसन। ठीक, AJ हर्बर्टसन, ये इसका सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है द मेजर नेचुरल रीजन्स के लेखक कौन है? द मेजर नेचुरल रीजन के लेखक कौन है? ऑप्शन है PM रॉक्सबी, AJ हर्बर्टसन, LD स्टाम्प, R हार्टसोन। तो ये किसकी है? तो है AJ हर्बर्टसन की। द मेजर नेचुरल रीजन्स ये हर्बर्टसन की है। अगले प्रश्न की अगर बात करें। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कूट की सहायता से प्लीस्टोसीन हिमयुग के प्रावस्थानों की सही अवरोही क्रम चुनिए। तो इसको सही अवरोही क्रम में चुनिए। तो इसमें देखिए वुड, मेंडल, गुंज, रीस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन सही है क्योंकि अवरोही क्रम में पूछा है। तो ये हो जाएगा वुड, रीस, मेंडल, गुंज। ठीक, आप इसको जो है सही लगा के भी ऐसे बना सकते हैं, गुंज, मेंडल, रीस, वुड। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले सूची में है भूगोलवेत्ता, दूसरे सूची में है पुस्तक। तो इसमें सबसे पहले हैं AH बैरोज, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, हंटिंगटन, मॉडल इन जियोग्राफी, आर्नोल्ड गोएट, जियोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, चोर्ले और हैगेट, द अर्थ एंड मैन। तो सबसे पहले बुक को मिला लेते हैं। देखिए जो बैरोज हैं, बैरोज की जो पुस्तक है वो है जियोग्राफी एंड ह्यूमन इकोलॉजी। जियोग्राफी एंड ह्यूमन इकोलॉजी। सबसे पहले 3 हो जाएंगे। ऑप्शन में 3 कहीं दिख रहा है? अच्छा 2 दिख रहा है। ठीक, ऑप्शन में 2 दिख रहा है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। अगला देखिए हंटिंगटन। हंटिंगटन की पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर इसमें 1 हो जाएगा। इसमें 1 कहाँ दिख रहा है? यही आपका सही हो जाएगा 1 नंबर। ठीक, यही आपका सही हो जाएगा। अब इसको अगर पकड़ना चाहें, देखिए ललन टॉप ट्रिक से कैसे पकड़ेंगे, उसमें और भी मिला लीजिए। देखिए सी वाला जो है ये आके 4 मिलेगा। द अर्थ एंड मैन गोएट के है। चोर्ले और हैगेट की जो है मॉडल इन जियोग्राफी हो जाएगी। देखिए इसे आप पकड़ेंगे कैसे? जैसे ऑप्शन 1 में आपको 3 3 2 मिल गया। ठीक, देखिए फिर से पहले देख लीजिए। ऑप्शन ए में आपको 3 3 2 मिल गया। ठीक ठीक, अब तो ये 2 पॉइंट कट गई कि हाँ इसमें 1 सही हो जाएगा। और पकड़ने इसका तरीका देखिए। फिर उसके बाद यहाँ से अगर मिला, ठीक है, इतना याद कर लीजिए कि अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि वही सही होने वाला है, उसी 2 में से 1। ठीक, अब यहाँ पे सी 4 ऑप्शन में सी जो है कि 3 ठो दिया है, तो मान लीजिए इस हिसाब से ये तीसरा आप काटेंगे। ठीक, फिर अगर देखेंगे इसके हिसाब से पहले तो ये दूसरा भी काटेंगे। ठीक, अगर इसमें से 1 मिल गया आपको आता हुआ तब बस क्लियर हो गया। ठीक, ये इसका पकड़ने का तरीका। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीतवामन किसे कहा जाता है? तो पीतवामन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, शनि, सूर्य, अरुण। तो पीतवामन किसे कहा जाता है? तो पीतवामन सूर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्य को। और सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक। और सूर्य का रंग कैसा होता है? तो सूर्य का रंग पीला होता है, इसे पीतवामन इसे कहा जाता है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? देखिए, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह कथन एक है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसमें ऑप्शन है प्राकृतिक नियम, तथ्य। ये दो के आधार पे बताया गया है, तो जिसमें केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, न एक सही है और न ही दो सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, तथ्य। ये प्राकृतिक नियम नहीं है, ये प्रकृति द्वारा दिया गया कोई नियम नहीं है, ये एक तथ्य है। ठीक। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह एक तथ्य है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, शांत सागर अवस्थित है। तो शांत सागर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है मंगल पर, चंद्रमा पर, बृहस्पति पर, अंटार्कटिका पर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर। शांत सागर चंद्रमा पर है, एक सागर है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, निम्न में से कौन एक सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह? निम्न में से कौन सौर मंडल का एक सर्वाधिक चमकीला ग्रह है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला है और ये सबसे गर्म भी है, सबसे गर्म भी है ये। ठीक। और इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, ये भी हो गया। ठीक। और इसके बारे में कुछ छूटा है? चलिए अगर कुछ छूटा होगा तो इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। हाँ, इसे भोर का तारा, भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं शुक्र को। ठीक। और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह इसके पास 0। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष हैं? अभी लास्ट में आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है ग्रहों के बारे में। सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29.46 वर्ष। ठीक। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो इसमें कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल। बृहस्पति, मंगल, बुध, पृथ्वी। मंगल, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी। मंगल, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी का जो है वो सबके बारे में अभी बता देते हैं ना, किसका किसका कितना कितना है। देखिए सबका जान लीजिए। सबसे पहले पृथ्वी का कितना है घनत्व, तो पृथ्वी का है 5.5। ठीक, बुध का 5.5, इसका 5.52 है, इसीलिए सबसे अधिक है। ठीक, शुक्र का बात करें, शुक्र का है 5.27। ठीक, मंगल की अगर बात करें तो मंगल का है 3.95। अरुण का अगर बात करें तो इसका है 1.30। वरुण का अगर बात करें, वरुण का जो है वो 1.60 है। वरुण का 1.60 है। बृहस्पति की अगर बात करें, बृहस्पति का कितना है, तो बृहस्पति का है 1.33। और एक बचा है कौन, शनि। अगर शनि की बात करें तो इसका है 0.69। ये है इन लोगों का घनत्व। इसे आप चाहे जैसे याद कर सकते हैं, याद करना आपको। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड है। तो दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। ऑप्शन है सूर्य, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो इसमें से कौन सा है सबसे बड़ा पिंड, तो ये है बृहस्पति। ठीक, सौर परिवार का, क्योंकि ये तो सौर ही खुद है, इसी के परिवार की तो बात हो रही है, तो इसमें सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक, अगला अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, जीपीएस में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। तो जीपीएस में कितने उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है 28, 24, 26, 30। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 24। 24 उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है जीपीएस में। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, चुंबकीय तूफान क्या है। चुंबकीय तूफान क्या है, देखिए ऑप्शन है खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी, चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन, उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान। तो चुंबकीय तूफान क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी जो है ये चुंबकीय तूफान है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, अभी मैं बताया था, ये है शुक्र और बुध। इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इन लोगों के पास उपग्रह 0 हैं दोनों के पास। अगले प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर है। कौन सबसे अधिकतम दूरी पर है। ऑप्शन है वरुण, अरुण, शनि, पृथ्वी। तो कौन सबसे दूर पर है, तो वो है वरुण। ठीक, अगर उपग्रहों की बात कर लें उसमें थोड़ा सा, तो देखिए सबसे अधिक उपग्रह पहले बृहस्पति के थे,
ठीक। फिर शनि के हुए 82। अभी जो है फिर बृहस्पति नंबर 1 पे आ गया है, इसका लगभग 92 की खोज हो गई है। अभी फिर से ये पहले स्थान पे हो गया कौन? बृहस्पति। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न है कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है? कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, पृथ्वी और प्लूटो। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो। अभी तो प्लूटो जो ग्रह से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ये सबसे अधिक दूरी पर है। अभी भी प्रश्न बना देते हैं लोग इससे, ठीक, इसीलिए इसको रखा गया प्रश्न में। अगला प्रश्न है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। बुध जो सबसे नज़दीकी ग्रह है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या है। तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कुल लगभग कितनी संख्या है? ऑप्शन है 100 से 200 अरब, 250 से 300 अरब, 300 से 350 अरब, 350 से 400 अरब। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 100 से 200 अरब। ठीक। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें पहला है सौर मंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। अच्छा, ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। बाह्यतम ग्रह तत्वों के बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस संघनित में बदल चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 1, 2 और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सही है। अब 1, 2, 3 में क्या है? सौर मंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है, ये सही बात है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है, ये भी सही बात है, उससे दूरी पर आधारित सही है। सूर्य के समीपी ग्रह जो है वो चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं, ये बात सही है। वो चट्टानों और धातुओं के बने थे और सूर्य का इतना अधिक तापमान था कि वो क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो किसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है? जिसमें दिया है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी दूरी पर झुकाव, सूर्य का घूर्णन। ऑप्शन 1 और 3 सही है, ऑप्शन 2 और 3 सही है, ऑप्शन 1 और 2 सही है, ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है जो इस प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर बी। मौसम परिवर्तन के लिए जो है वो पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, ये सही है परिक्रमण के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर उपनाम दिए गए हैं, इधर ग्रह दिए गए हैं। ठीक, देखिए हरा ग्रह, छल्लेदार ग्रह,
लाल ग्रह प्रातः शांति तारा, इधर शुक्र, मंगल, अरुण और शनि, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको आइए मिलान कर लेते हैं। देखिए, हरा ग्रह की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अरुण, ठीक। छल्लेदार ग्रह की अगर बात करें तो ये हो जाएगा शनि, ठीक। जिसमें तीसरा, चौथा, लाल ग्रह ये हो जाएगा मंगल, दूसरा, डी का प्राय शांति तारा शुक्र, ये हो जाएगा एक। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी सही, ठीक। अब यहीं पे बात कर लेंगे, आप लोगों को बताया था कि एक ट्रिक बताने वाला हूँ। अब वो ट्रिक कौन सी है देखिए, बताते हैं। देखिए, ये कोड है, इस कोड को आप खुद लिख लीजिए, जिसमें है हम हैं नीले, पति हैं पीले, ठीक। शुक्र बहन चमकीली है, शुक्र बहन चमकीली है, लाल है मंगल, लाल है मंगल, शनि है काला, और अरुण पर हरियाली, ठीक। मतलब इसका समझ रहे हैं, हम हैं नीले मतलब पृथ्वी बता रही है कि हम हैं नीले, मतलब पृथ्वी नीली है। पति हैं पीले मतलब वो शुक्र को, बृहस्पति को अपना पति मानती है, इसलिए बता रही है पति हैं पीले, मतलब बृहस्पति जो है वो पीला हो गया। शुक्र को बहन मानती है, तो शुक्र बहन चमकीली है, शुक्र बहन को चमकीला कहा जाता है, ठीक। इसीलिए भोर का तारा और शाम का तारा बोला जाता है। लाल है मंगल, मंगल ग्रह लाल है। शनि है काला, मतलब शनि ग्रह काला है। और अरुण पर हरियाली, मतलब अरुण ग्रह जो है वो हरा है। देखिए, पृथ्वी जो है वो नीला है, बृहस्पति पीला है, शुक्र चमकीला ग्रह है, लाल जो है वो मंगल ग्रह है, ठीक। लाल मंगल ग्रह है, शनि जो है वो काला ग्रह है, और अरुण जो है वो हरा ग्रह है। यह इसका कोड आप कहीं लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है, दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है, तो दो पूर्णिमाओं के बीच लगभग कितना अंतराल होता है? ऑप्शन है 26.5, 27.5, 28.5, 29.5। तो ये दो पूर्णिमाओं के बीच का जो अंतराल होता है वो 29.5 दिन का होता है, ठीक। ये ऑप्शन इसका सही है, 29.5 दिन। अगला प्रश्न अगर बात करें, तो अगला है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है कॉपरनिकस, टॉलमी, लाप्लास, चेम्बरलिन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो हेलियोसेंट्रिक है, ये कॉपरनिकस द्वारा दिया गया था, हेलियोसेंट्रिक, ठीक। तो
आज का प्रश्न कैसा लगा आप लोगों को, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसी तरह से श्रृंखलाएँ रोज़ आती रहेंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।